हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का आधुनिक विश्व और वैश्विक स्तर पर देशों की परिस्थितियां हमें जैसी दिखाई देती हैं, उनको आज के समय ऐसा बनाने में इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐतिहासिक रूप से कई सारे लोगों ने इसको आज की शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम उन पर बात करेंगे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख नीतियां रहीं आज के आधुनिक विश्व में, जहां हम एक ध्रुवीय व्यवस्था को देखते हैं जिसके केंद्र में अमेरिका रहा है, या फिर अगर हम कहें कि एक ध्रुवीय व्यवस्था जब से शुरू हुई या दिखाई देती है वो वापस से बदलने लगी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यही व्यवस्था दो ध्रुवों में बंट गई थी, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उस अवस्था के दौर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और एक जो सबसे भयानक दृश्य बनता दिख रहा था शीत युद्ध का, उसको ये समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, सेशन की शुरुआत करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने शीत युद्ध को शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाया। ठीक, तो मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका जन्म 2 मार्च 1931 को हुआ था, अभी 30 अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु हुई है। लगभग 91 वर्ष के वे हो चुके थे। तो उनका जीवन काल कितना महत्वपूर्ण रहा है, वैसे तो किसी भी एक छोटे सेशन में हम किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को नहीं समेट सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ अहम पड़ाव होते हैं हर किसी के जीवन से जुड़े हुए, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जो एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन देके जाते हैं विश्व को, आने वाली पीढ़ियों को, और दिशा बदल जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी इस मृत्यु को एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है, न्यूज में दिया हुआ है। पीएम मोदी कंडोल्स गोर्बाचेव डिमाइस, हेल्स हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया रशिया टाइज। तो उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को, खासकर भारत रूस के संबंधों को भी मजबूत बनाने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को उन्होंने सराहा है। आज के इस डिस्कशन में हम जिन जिन बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, उसमें मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को जानेंगे, जीवन के अहम पड़ावों को देखेंगे, गोर्बाचेव की कौन कौन सी नीतियां रहीं जिनका प्रभाव आज के आधुनिक विश्व में हमें दिखाई देता है, उनको भी समझेंगे। ठीक, इन प्रभावों के बाद एक और महत्वपूर्ण उनका पड़ाव आता है जीवन में, जब उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक, इसको भी देखेंगे क्यों ऐसा सम्मान उनको दिया गया, विश्व क्या सोच रहा था, भारत से संबंध रहा, कौन सा दौर था जब उनका संबंध भारत से था, सोवियत संघ का संबंध, और एक प्रश्न जिसे आप प्रीलिम्स और एक प्रश्न जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो विषय है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से ही जुड़ जाएगा। यानी कि जीएस पेपर 1 में विश्व का इतिहास वाला सेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2, और एक और जो खंड से जुड़ सकता है, हम जीएस पेपर 4 वाले सेक्शन से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, और उनकी नीतियां तो अपने आप में फिर अहम है ही, विश्व के इतिहास में वो जुड़ जाएंगी। चलिए, तो यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने भी अपनी जो शोक वाली स्थिति है, अपना दुख व्यक्त किया है उनकी मौत को लेकर के, और एक ट्वीट किया है जिसमें उनके बारे में बताया है। वो कहते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव वाज वन ऑफ अ काइंड स्टेट्समैन हु चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी, पूरा अध्याय ही बदल दिया। ठीक, शुरुआत करें उनके जीवन काल से। उनका जन्म, जैसा हमने बताया, 2 मार्च 1931 को हुआ था, और ये एक रूस के ही एक दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जन्म लेते हैं, एक रूसी किसान के यहाँ। ठीक, और इनकी मृत्यु के संबंध में हम जान ही रहे हैं कि 30 अगस्त 2022 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक, जीवन का एक पड़ाव आता है 1985 से 1991 तक, जब ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीपीएसयू के नाम से जानते हैं, उसके महासचिव बनते हैं, और एक तरह से कहें कि सोवियत संघ के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति की ये पोस्ट पर आ जाते हैं। और उन्हीं कुछ परिवर्तनों के बाद, परिवर्तन करते हुए 1990-91 में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ मेन बात हुई। अब जीवन के अहम पहलुओं से इस बात की शुरू करें, तो हम देखते हैं कि एक समय जब रूस के इतिहास को हम खंगालें तो पता चलेगा कि 1917 के आसपास या 1917 के पहले जार निकोलस द्वितीय के नाम से जो शासक थे वहां पर, उनको वहां की जनता हटा देती है और बोल्शेविक क्रांति होती है। लेनिन आते हैं 1917 के बाद,
और रूस का एक तरह से पुनर्गठन हमें कम्युनिस्ट देश के रूप में होता हुआ दिखने लगता है, जहां पर मजदूर, किसान और सैनिक मिलकर के रूस का गठन करते हैं। ठीक, आगे चल करके जो बहुत सारे आस पड़ोस के क्षेत्र रहते हैं उनको लेनिन के द्वारा उस क्षेत्र से जोड़ा जाने लगता है। आगे चल करके जब एक मजबूत देश के रूप में या एक मजबूत क्षेत्र के रूप में सोवियत संघ उभरता है, तब फिर एक मजबूत नाम हमें दिखाई देता है स्टालिन का। स्टालिन एक ऐसा नेतृत्व कर रहे थे जहां पर सारी जो सत्ता है, सारी पावर है, केंद्रीकृत थी। एक तरह की तानाशाही स्टालिन ने स्थापित कर दी थी। उन्हीं का दौर था जब ये मिखाइल गोर्बाचेव बड़े हो रहे थे और आगे चलकर 1952 में ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। जीवन के कुछ पड़ावों की हम चर्चा कर सकेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनते हैं क्योंकि स्टालिन ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी जहां पर केंद्रीकृत सत्ता और कम्युनिस्ट पार्टी पूरी जो वहां की व्यवस्था थी उसको देखती थी, पूरा प्रशासन संभालती थी, पूरा देश संभालती थी। 1955 में इन्होंने कानून की डिग्री ली और स्नातक की उपाधि अर्जित की। 1970 में आगे चलकर क्षेत्रीय पार्टी समिति के पहले सचिव बनते हैं और 1979 के आसपास ये पोलित ब्यूरो के उम्मीदवार सदस्य बन जाते हैं। 1980 में पूर्ण सदस्य बनते हैं और कॉन्स्टेंटाइन चेरनेंको उनकी मृत्यु के बाद ये महासचिव बन जाते हैं 1985 के आसपास। क्योंकि इनके पहले जो महासचिव रहते हैं चेरनेंको होते हैं, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु होती है तो इनको वैसे ही उस स्तर तक पहुंच चुके थे कि उनको चेरनेंको का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था और चेरनेंको की मृत्यु के बाद फिर इन्हें ये स्थिति मिल जाती है। इनकी नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोवियत संघ जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोवियत संघ को शीत युद्ध की स्थितियों से निकालने में और न केवल सोवियत संघ को बल्कि पूरे विश्व को निकालने में इनकी नीतियों ने अहम योगदान दिया। और आज के समय में हम सोवियत संघ के विघटन के बाद की स्थितियों को देखते हैं तो बहुत सारे नए देश हमें दिखाई देते हैं। उन देशों के गठन में भी इनका ही योगदान दिखाई देगा। देखते हैं, तो इनका जो मकसद था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था, क्योंकि एक ऐसा समय जब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत केंद्रीकृत थी, सभी चीजें प्लान्ड होती थी, सरकार के नियंत्रण में होती थी। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी देश था, तो साम्यवाद की परिभाषा अपने आप में पूंजीवाद का विरोध कर रही थी, बाजार की शक्तियों का विरोध करती है, तभी चीजें नियंत्रित रूप से चलती थी। तो उनको धीरे धीरे 1970 के दशक के बाद ही ये बात समझ में आने लग गई कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वह बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। हालांकि बीच में जो स्थितियां बनी वो ऐसी बनी कि सोवियत संघ में अगर कोई नेता इस बात को जानना चाहे, जनता तो खैर बाद में ही जानेगी, नेता भी, कोई सामान्य नेता भी जानना चाहे कि क्या परिस्थितियां हैं या फिर जो सरकार का खर्च है, आय व्यय कितना है, उसको वो नहीं देख सकते थे। ठीक, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में केवल महासचिव के स्तर पर ही जो व्यक्ति मौजूद हो उसको इसकी परमिशन होती थी। जब ये बनते हैं तो इनको समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था को हमें पुनर्जीवित करना होगा, जो केंद्रीकृत है उसको विकेंद्रीकृत करना होगा, इसमें बाजार की शक्तियों को भी जोड़ना होगा, तभी जो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ा रही हैं वो ठीक हो सकेंगी। और इस केंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से जो समाज का ताना बाना है वो भी खराब हो चुका है। तकनीकी आधुनिकीकरण करना और श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करना इनके प्रमुख मकसद थे। इसके अलावा एक समस्या और थी, वहां की जो नौकरशाही थी वो अपने आप में केंद्रीकृत सत्ता होने की वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो किसी बात को भी उसने सुनना बंद कर दिया था। तो उनको अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाना इनका मकसद था, इनके कार्यों में शामिल था। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में इन्होंने बहुत बड़े बड़े सुधारों को शुरू किया और जो राजनीतिक व्यवस्था केवल एक पार्टी के अंतर्गत संचालित होती थी उसमें लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जैसे ही ये महासचिव बनते हैं धीरे धीरे 1988-89 तक ये कई अहम फैसले ले लेते हैं और जो सदस्य होते पार्टी में धीरे धीरे पार्टी की पावर को कमजोर करते हुए एक लोकतांत्रिकृत व्यवस्था को वहां पर बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक लंबा समय स्टालिन जैसे व्यक्ति के साथ पूरी जनता ने बिताया। ठीक, तो उनके लिए सारी चीजें बहुत नई नई सी दिख रही थी सभी को। अब स्टालिन की नीतियों को तो इन्होंने समाप्त कर दिया, अधिनायकवादी भी समाप्त कर दिया, लेकिन इसके प्रभाव फिर बहुत गंभीर पड़े। ठीक, इन्होंने क्या किया कि पश्चिम और पूर्व दोनों के विकसित देशों के साथ संबंध बनाए। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उनके साथ समझौता करते हैं और जो भी न्यूक्लियर हथियार हैं, ठीक, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को साइन करते हैं और जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको एक तरीके से सीमित करने की बात कर देते हैं। जैसे ही विश्व के स्तर पर ये सभी परिस्थितियां घटती हैं तो अपने आप में जो रूस की जनता है उसके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं दिखाई देती, क्योंकि धीरे धीरे जनता में पहले से जो करप्शन विद्यमान था सरकार के अंतर्गत उसको लेकर के विरोध पनप रहा था। इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया,
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, जनता को चीजें दिखने लग गई और फिर विरोध शुरू हो गया। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि आप कितना भी बड़ा काम कर लीजिए, आपके आलोचक और प्रशंसक सदैव रहेंगे। गोरबाचेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों से जहां आपको दिखाई देगा कि विश्व का लगभग एक बहुत बड़ा धड़ा या हम कहें लोकतांत्रिक देश उनकी नीतियों की सराहना करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार देते हैं, ठीक, वहीं जो चीन जैसे देश हैं या फिर अगर हम वर्तमान रूस की ही बात करें तो रूस में इस समय उनको उस सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। रूसी राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ही मानना है कि उन्होंने यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस को जो एक उनके पूर्वजों ने बनाया था, जिस तरह से उसको पावर दी गई थी, सोवियत यूनियन बनाया था, उसको एक तरीके से उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, इनकी ही नीतियों के चलते बर्लिन की दीवार गिरती है 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की दीवार गिरने का मतलब ऐसा नहीं कोई दीवार गिर रही है, आप जानते हैं जर्मनी के एकीकरण की बात हो रही, जर्मनी के को पुनः जोड़ने की बात हो रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जब रूस ने या हम कहें सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तो वहां से अपनी जो रेड आर्मी है उसको भी वापस बुला लेते हैं 1988 के आसपास। अब ये सभी जो स्थितियां थी अपने आप में इनके लिए बहुत सही साबित नहीं हुई, इनके राजनीतिक करियर के लिए सही साबित नहीं हुई। अब इनकी नीतियों में दो शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको विश्व के इतिहास के अध्ययन के दौरान भी सुनने को मिलती है और हमारे सिलेबस में भी है यूपीएससी के। एक है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा है ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है? पुनर्गठन, ठीक। दूसरा ग्लासनोस्ट जिसका मतलब खुलापन। एक किताब है मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका न्यू थिंकिंग ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने कई सारी बातें इसको लेकर के बताई है। पेरेस्ट्रोइका को लेकर के उनका मानना था कि हमें अपने देश का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही स्तरों पर अब पुनर्गठन करना होगा, तभी हमारा जो देश है यानी कि सोवियत यूनियन है आगे जाकर के सरवाइव कर पाएगा। दूसरा और वो कह रहे हैं ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन की बात, पारदर्शिता की बात। पारदर्शिता किसमें? आर्थिक और राजनीतिक। एक पुस्तक है द स्ट्रगल टू सेव द सोवियत इकोनॉमी, क्रिस मिलर इसमें लिखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो एक बात ये पता चलती है कि 1985 के पहले की बात है, 1982-83 के आसपास, उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, जब एक बार वहां पर बजट पेश किया गया तो गोर्बाचेव ने उस बजट को जानना चाहा कि क्या राजस्व है, क्या व्यय है। तो उन्होंने इस बारे में सीधे सीधे उन्हें मना कर दिया कि आपको इतने सवाल पूछने का अधिकार नहीं है और आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते मिखाइल गोर्बाचेव से। तो गोर्बाचेव को ये बात इसलिए भी अजीब लगी क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली पोजीशन पर तब भी पहुंच ही चुके थे। लगभग 8-10-12 जो महत्वपूर्ण पद थे उनके नीचे, महासचिव के नीचे, वो उसमें तैनात थे। उसके बावजूद उनको जो राजस्व व्यय और खर्च की बात है, सरकार के खर्च की बात है, बजट की बात है, उसको देखने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसी वजह से उन्होंने जब वे महासचिव बनते हैं तो ग्लासनोस्ट के अंतर्गत वो कहते हैं खुलेपन और पारदर्शिता की बात। हालांकि जब उन्होंने देखा तो उन्हें इस बारे में पता चला कि जो उनको देखने नहीं दिया जा रहा था वहां पर वास्तव में बहुत ज्यादा खोखलापन मौजूद था। 1925 के बाद या फिर हम कहें 1925 के बाद की स्थितियों में रूस की अर्थव्यवस्था को या हम कहें कि सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था को जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, ऐसा कहा गया था लगभग 88 गुना बढ़ चुकी है वो तब से, वो मात्र 7 गुना ही बढ़ी थी। यानी ऐसे प्रोजेक्शंस जो बहुत झूठी जानकारी देते थे, जनता के बीच में फैलाए जाते थे। इसी वजह से बहुत सारे देश जो सोवियत यूनियन के साथ जुड़े थे, धीरे धीरे वहां पर भी स्थितियां प्रतिकूल होने लगी, लोग वहां पर भड़कने लगे। और खासकर जब सोवियत यूनियन के अंतर्गत लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू हुआ कि कितना करप्शन हो चुका है, तो ये स्थितियां उन देशों तक भी पहुंच गई जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जैसे कि हम नाम ले सकते हैं एस्टोनिया का, ठीक, कुछ अन्य देशों का। तो जैसे ही ये स्थितियां आती हैं, सोवियत यूनियन अपने स्थिति में नहीं रह पाता और इन नीतियों का प्रभाव अगर हम देखें तो पूर्वी यूरोप के सोवियत वर्चस्व में कमी आती है। पूर्वी यूरोप में जो देश इनके सदस्य थे वो वहां से हट जाते हैं, लातविया हो, एस्टोनिया हो, ठीक, लिथुआनिया हो। शीत युद्ध की समाप्ति जरूर हो गई, ये बहुत बड़ी बात थी इनकी नीतियों के प्रभाव में। और शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब ही है कि विश्व जो 2 ध्रुवों में बटा हुआ था वो कहीं ना कहीं शीत युद्ध की समाप्ति होने के साथ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक ध्रुवीय व्यवस्थाएं बदल जाता है।
हालांकि उसके 2 दशक बाद या 3 दशक बाद हम कहें, स्थितियां फिर से अब बदलने लगी हैं। रशिया को आज के समय तक पहुंचने में ठीक ठाक समय लगा है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है और इसी दिन जो सोवियत संघ का ध्वज था उसको उतार करके फिर वहां पर रूस का ध्वज स्थापित कर दिया जाता है क्रेमलिन में, या हम कहें मॉस्को के अंतर्गत। और इसके साथ ही गोरबाचेव की राजनीतिक पारी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर जनता के द्वारा उनको लगभग पूरी तरह से नकार दिया जाता है। 1996 के आसपास वो दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1% मत भी उनको प्राप्त नहीं होते। ये उनके जीवन की एक यहाँ पर पूरी जानकारी है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कितने देश बने, कौन कौन से देश बने? 15 नए देशों का निर्माण दिखाई देता है, जिसमें रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, मालदोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और बेलारूस। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो उसके विघटन के बाद सामने आए। लेकिन किसी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ जाने के बाद जो स्थितियां, हमें जो रिजल्ट मिला, वो किस ओर इशारा करता है? अगर उनके ही देश में लोग उनको नकार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कार्य अच्छे नहीं थे या उनके कार्य विश्व के भले के लिए नहीं थे। उनकी जो नीतियां थी शुरू से ही अधिनायकवाद के विरोध में रही हैं। मेहनत करते हैं, सत्ता पर पहुंचते हैं और विश्व को जो मिसाइल संकट रहे हैं, शीत युद्ध के दौर में जो युद्ध की स्थितियां बनती दिख रही थी, उससे दूर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो एक धड़ा ऐसा था जो उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि आगे चलकर 1990 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और यहां अगर आप देखेंगे उनका रोल कि किस लिए उन्हें दिया गया, तो फॉर द लीडिंग रोल ही प्लेड इन द रेडिकल चेंजेस इन द ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप। इसके अलावा बहुत सारे देश अगर आजाद हो भी गए रूस से, तो उनको अपनी स्वतंत्रता मिल रही थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर इतनी तंग हो रही है, उनको ये बात पता थी कि आने वाले समय में जो बाकी के देश जुड़े हुए हैं वहां पर हिंसक विद्रोह शुरू हो सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने ऐसे निर्णय लिए। लेकिन आज के समय अगर हम उनका मूल्यांकन करेंगे, या आज की समय में जो आज की पीढ़ियां उनका मूल्यांकन करेंगी, वो भी तटस्थ रूप से, न केवल इस बात को ध्यान में रखकर कि सोवियत संघ एक बड़ा देश था, एक बड़ा साम्राज्य था, उसको उन्होंने खत्म किया, उस भाव से हट करके अगर मानवता के नाते भी देखेंगे, तब भी हमें उनके कार्यों में सकारात्मकता और शांति की जो एक प्रयास था वो दिखाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत से संबंधों की। तो मिखाइल गोर्बाचेव का आपने जो समय देखा, लगभग 1985 से पावर में आने के बाद 1991 तक का, ये लगभग वही समय है जब भारत में, अगर हम शुरुआत से देखें तो 1984 के आसपास, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी फिर पावर में आते हैं, तो उनका संबंध लगभग जितने समय तक भी रहा राजीव गांधी के साथ ही रहा। राजीव गांधी ने उनको क्या कहा था? क्रूसेडर ऑफ पीस, ऐसा न्यूज में भी दिया हुआ है, यानी कि शांति का योद्धा। ठीक, तो अगर हम भारत के साथ संबंधों को देखें तो यूएसएसआर के साथ संबंध हो या फिर आज के समय रशिया के साथ संबंध हो, हमारे संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं, कई सारे पहलुओं पर भी सही रहे हैं। जैसे हथियारों की खरीद। ठीक, दूसरा द्विपक्षीय संबंध, इन द्विपक्षीय संबंध में ही सांस्कृतिक संबंध भी आ जाएंगे, राजनीतिक संबंध भी आ जाएंगे और व्यापारिक संबंध भी आ जाएंगे। इन सभी संबंधों में रूस हमारा महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, पार्टनर रहा है। ठीक, आज भी संबंध भले ही डिप्लोमेटिक हैं। ठीक, भारत की अगर आपको देखेंगे तो भारत ने अब पहले से थोड़ा सा हट करके कदम उठाए हैं। केवल रूस की ओर झुकाव न रख करके अब भारत के संबंध अमेरिका से भी बेहतर हो रहे हैं और अमेरिका के सहयोगी देशों से भी बेहतर हो रहे हैं। हालांकि अभी जो यूक्रेन वाला मैटर चल रहा है, उसमें भारत ने तटस्थ रहने की यहाँ पर घोषणा की और भारत वहां पर तटस्थ दिख भी रहा है। अब हम गोर्बाचेव का पक्ष देखेंगे तो गोर्बाचेव ने 2014 में भले ही क्रीमिया के ऊपर रूस के कब्जे को एक तरीके से समर्थन दिया हो, लेकिन अभी जो यूक्रेन पर हमले वाली बात है वहां पर वो उसका विरोध ही कर रहे थे। ठीक, तो ये किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी यहाँ पर कहानी है, उनका घटनाक्रम है। अभी आपको और हमें या फिर भविष्य की पीढ़ी को तय करना है कि उनकी नीतियां कितनी सफल रही या उनके देश को लेकर के कितनी विफल रही। चलिए बड़े सवाल की तरफ। पहले प्रीलिम्स वाला ले ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बर्लिन की दीवार 1986 में गिराई गई। दूसरा, सोवियत संघ का ध्वज अंतिम बार 25 दिसंबर 1991 को फहराया गया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अब मेंस का प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों ने शीत युद्ध की समाप्ति तो कर दी,
लेकिन सोवियत संघ को बिखरने से नहीं बचा सकी। चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसे लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय और जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।